वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पे 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। शुष्क वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 343.59 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? इसका जो सही आंसर है, स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड है। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केवल बी सत्य है। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन सत्य है। ध्वनि की गति के बारे में केवल बी सत्य है, क्योंकि कथन ए, स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो गलत है। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है। निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि निकल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। तापमान, आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि की गति पर पड़ता है। तापमान का ध्वनि के वेग से सीधा संबंध होता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम में। एक दिए गए तापमान पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, जो मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैस में होती है। चूँकि स्टील ठोस होती है, अतः स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। स्टील में ध्वनि का वेग लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, लोहा में। लोहा में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही या गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सत्य है। अतः कथन ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल द्रवों में गैसों के सापेक्ष अधिक तथा ठोसों के सापेक्ष कम होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वायु में। वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है, अर्थात जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक तथा जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। दिए गए विकल्पों में से वायु का घनत्व सबसे कम है, इसलिए जल, इस्पात, कांच तथा वायु में से वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन भी सही है। और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन भी सही है। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल लगभग 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार कथन ए तथा कथन बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ध्वनि का प्रसार ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ए और बी दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन भी सही है। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है तथा आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, अतः ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है।
ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। उदाहरण, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ठोस माध्यम में। ध्वनि ठोस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इनमें से सभी। ध्वनि की चाल ताप, प्रत्यास्थ तथा दाब के गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न तो एस और बी दोनों सही नहीं है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर होती है, ये कथन भी गलत है। और निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर प्रति सेकंड है, ये कथन भी गलत है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में मध्यम तथा गैसों में सबसे कम होती है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड तथा निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, अतः दोनों ही कथन ए और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय है। यहाँ पे हमें समय निकालना है। तो यहाँ पे आवृत्ति दी है 4 किलोहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो होगा 4000 हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य दिए 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 0.4 मीटर। तो यहाँ पे हमें चाल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो चाल का फॉर्मूला होगा यहाँ पे आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, जहाँ पे आवृत्ति है 4000 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य है 0.4 मीटर। तो चाल होगी 1600 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल होगी 1600 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा दूरी बटा चाल, जहाँ पे दूरी दी है 3.2 इंटू 1000 अपॉन चाल है 1600 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से समय आएगा 2 सेकेंड। तो समय होगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो यहाँ पे हमें चाल निकालनी है। आवृत्ति दी है 50 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य है 4 मीटर, तो ध्वनि की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V = आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, जहाँ पे आवृत्ति है 50 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर। तो यहाँ से ध्वनि की चाल आएगी 200 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तरंग वेव। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उसका
उस तरंग का वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टोन, स्वर या तान। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन, स्वर, तान कहा जाता है। टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुनते हैं। एक दोलन में कण द्वारा दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और इसकी सहायता से अपना शिकार व रास्ता भी खोजते हैं। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि तरंगे अवरोधों या कीटों से टकराकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की सहायता से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति तथा आकार जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, आवृत्ति पर। ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव अथवा गैस जैसे माध्यम में होकर संचारित होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है एवं ध्वनि की पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उनकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा होती है एवं इन्हें ही हम श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। किसी भी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आयाम। ध्वनि का आयाम ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है तथा जिस ध्वनि का तारतम्य निम्न होता है वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति की होती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का संवेदन। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि की उत्पत्ति द्रव्य पिंडों के दोलन द्वारा होती है। इस दोलन से वायु के दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको ही ध्वनि की तरंग कहा जाता है। जब ये तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदन होता है। इन तरंगों की विशेषता यह है कि इनमें परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन हो सकता है। प्रति सेकंड दोलन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न तथा कम घनत्व का क्षेत्र विरलन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी ध्रुव पिंड या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है और पुनः सुनाई देती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी है? तो यहाँ पे दूरी निकालना है। ध्वनि का चट्टान तक पहुंचने में लगा समय t1 तथा वापस आने में लगा समय t2, तो कुल समय होगा t1 प्लस t2। तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस अपॉन 346 और डिस्टेंस अपॉन 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन चाल होगा और दूरी अपॉन चाल होगा इज इक्वल्स टू टाइम जो कि है 3 सेकेंड। तो 2d अपन होगा 346 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें दूरी निकालना है। तो यहाँ से 173 इंटू 3 करने के बाद जो दूरी आएगी वो आएगी 519 मीटर। तो दूरी होगी 519 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी प्रतिध्वनि। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो प्रतिध्वनि होती है। किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। चूँकि ध्वनि परावर्तक तल तक जाने और वापस आने में 2d दूरी तय करती है, जिसको सुनने के लिए श्रवण समय कम से कम 1/10 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फायरबोर्ड से। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फायरबोर्ड से ढका जाता है। फायरबोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का उत्पाद है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह परावर्तन के कारण। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 0.1 सेकेंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। किसी परावर्तक तल से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंगों या गूंज को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के मध्य कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए एवं स्पष्ट ध्वनि गूंज सुनने हेतु मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है।
ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 0.1 सेकेंड देर तक कायम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? जहाँ पे ध्वनि की गति दी है 346 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। तो गति दी है 346 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि को चट्टान से टकराकर वापस आने में कुल लगा समय 4 सेकेंड, अतः ध्वनि को चट्टान तक जाने में लगा समय 2 सेकेंड। तो दूरी निकालनी है, दूरी होगी गति इनटू टाइम, जो कि है गति दी है 346 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम है 2 सेकेंड, तो यहाँ से दूरी होगी 692 मीटर। तो दूरी होगी 692 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संस्वरण द्विभुज, ट्यूनिंग फॉर्क। एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन होने में संस्वरण द्विभुज, ट्यूनिंग फॉर्क एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। सभी प्रकार के कंपनों या तरंगों के साथ अनुनाद की घटना जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 17.2 मीटर। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। प्रतिध्वनि भी ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है। अतः किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। इसलिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए हुए ताप माना 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि को परावर्तक तल तक जाने तथा परावर्तक के पश्चात वापस आने तक 1/10 सेकंड का समय लगना चाहिए। अतः स्रोतों से परावर्तक पृष्ठ तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 332 मीटर प्रति सेकंड इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 33.2 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी 332/2 अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, डॉपलर इफेक्ट से। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए
सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति को। सोनार की मदद से पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से। शब्द रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से व्युत्पन्न है। रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 ईस्वी में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, सोनार। समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 A से 7800 के बीच होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।